नमस्कार। कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित। नमस्कार जी सर, डीपीएल यानी दिल्ली पॉलिटिकल लीग जो नाम आपने रखा है वो अब बिल्कुल फाइनल राउंड में आ गया है। चुनाव प्रचार खत्म हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगभग 12 घंटों में मतदान शुरू हो जाएंगे इतने ही समय में। तो हम कहें कि जो जिस फाइनल का इंतजार था वो फाइनल उस फाइनल की घड़ी जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और अब दिल्ली के लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर, ये चुनाव कई मायनों में खास रहा। जो चुनाव प्रचार रहा है पिछले काफी समय से त्रिकोणीय टक्कर होती नहीं दिखाई पड़ रही थी, वो दिखाई पड़ी जैसा आपने बताया भी था। और अब जब मतदान बिल्कुल नजदीक है तो हर आदमी ये कयास लगा रहा है कि आखिर नतीजे क्या होंगे। सर, आपने इन चुनावों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नजदीक से देखा है। आपका क्या आकलन है सर? अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट आपसे लेना चाहें फाइनल मैच की, तो हमें क्या मिलेगा? अमित जी, आपने जो एक बात कही कि चुनाव त्रिकोणीय होता दिख रहा है, तो वाकई जमीन पर पहली बार चुनाव त्रिकोणीय होता दिख रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे कि आज कल शाम को मैं पीतमपुरा, जो बिल्कुल उत्तर पश्चिमी दिल्ली में है, पीतमपुरा करनाल के रास्ते में है, वहां से चल करके मैं लोधी रोड गया था जो साउथ दिल्ली में है। और मुझे जो कुछ झंडे पताके वगैरह दिखे वो कांग्रेस पार्टी के ही दिखे। ये बड़े आश्चर्य वाली बात है कि मुझे जो झंडे पताके दिखे शकुर बस्ती कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा, या उसके बाद और भी रास्ते में एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी थी। फिर वो जो कस्तूरबा नगर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं बीके दत्त कॉलोनी गया था वहां पे। इन सभी जगहों पे मुझे जो है सो कांग्रेस पार्टी का ही पताका दिखा। लेकिन दर्शक बिल्कुल इस बात को मान के ना चले कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन मैं ये कहूँ कि चुनाव पार्टी जीत करके सरकार बनाने जा रही है, तो ये तो भाई, ये तो फिर तो ईश्वर कृपा ही होगी और बहुत बड़ी बात। मतदाता ईश्वर होता है और ये मतदाता कृपा ईश्वर कृपा जैसी होगी तभी हो सकता है। अब हम आ जाए कि जो चुनाव की जो, लेकिन एक बात तो जो है, जहां पर भी अब जब चुनाव के कैंपेन खत्म हो रहे हैं, लोगों का मिलना बैठना हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो सब लोग एक बात तो कह रहे हैं कि ये मजेदार चुनाव रहा, मजेदार चुनाव कैंपेन रहा। और इसकी इसकी जो भी मतलब कि रिजल्ट आए, जिस तरफ रिजल्ट जाए आए, लेकिन चुनाव कैंपेन बहुत मजेदार रहा और काफी दमखम से चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में खास बात यह रही कि तीनों पार्टियों का अलग अलग तरीके से चुनाव का कैंपेन रहा, जैसे मैंने बताया भी है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से संचालित और संचारित पूरा कैंपेन रहा। कैंडिडेट्स अपनी जगह थे, लेकिन अपनी उन्होंने केंद्रीय शक्ति को पूरी तरह फूका। इनफैक्ट मुझे कल जो कैंपेन खत्म होने के 2 घंटा 3 घंटा पहले तक भी बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह जैसे नेता छतरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि वहां पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा वोट है। तो मैं ये कहूंगा कि भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप ने पूरा दम इसमें लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की हैं, अमित शाह ने तो अनगिनत रैलियां की हैं, नड्डा जी ने अनगिनत रैलियां की हैं, राजनाथ सिंह की रैली के बारे में भी मैंने आपको बताया, और कई नेताओं ने रैली की। प्लस जगह जगह से उनके जो समुदायों के नेता हैं, जगह जगह से समुदायों के नेता हैं। जैसे मोती नगर सीट है, मोती नगर सीट पंजाबियों का बहुल इलाका है, तो वहां से हरियाणा से सुभाष सुधा करके जो मंत्री भी रहे नयाब सिंह सैनी गवर्नमेंट में, पंजाबी हैं, अरोड़ा हैं, उनको वहां लगा रखा है ड्यूटी पे। तो इस तरह से मैंने और कई मतलब 18-20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रखा है, बड़े नेताओं को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रखा है इस पूरे चुनाव प्रचार कैंपेन में। तो बीजेपी इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, जो अंग्रेजी की कहावत है कि वो कुछ भी नहीं छोड़ रही है, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। और उनकी स्टेट लीडरशिप वीक है, लेकिन कैंडिडेट कई जगह पर दमदार कैंडिडेट हैं। स्टेट लीडरशिप वीक है, लेकिन केंद्रीय लीडरशिप ने बहुत शक्ति झोंकी हुई। अब हम आ जाए आम आदमी पार्टी के ऊपर,
आम आदमी जी पार्टी की तो जो अपनी जो आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप दोनों एक ही जगह है। वो अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर के अरविंद केजरीवाल पे खत्म होती है। और अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, जेल से बाहर आए हैं, वापस आए हैं, उनके मंत्रिमंडल के साथी भी जेल में रहे, जेल से वापस आए, बाहर आए। और लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी बहुत दमदार कैंपेन किया है और काफी जोर लगाए कैंपेन किया है। और आज आखिरी दिन जब कैंपेन का था, तो जब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ की मुझे जानकारी मिली, मैं जा पाया, उनकी बातें बता रहा हूँ। तो वहां पर मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट पे मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ी अपनी एक वो बैटरी रिक्शा रैली निकाली। बाकियों ने भी निकाली होगी, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी रैली बहुत बड़ी थी, लेकिन निकाली। तो वो जो सारे हथकंडे चुनाव के पहले जो होते हैं, रोड शोज, बाइक रैली, रिक्शा रैली, ये वो सब कुछ आम आदमी पार्टी ने भी किया है। तीसरी जो पार्टी जो चुनाव में है वो है कांग्रेस पार्टी। हम्म कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कहूं कि उनके अपने स्टेट लीडरशिप ने तो कैंपेन बहुत जल्दी चालू कर दिया था, काफी चुनाव डिक्लेयर होने के 1.5 महीना पहले से कर दिया था। और शुरुआती दौर में जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे, उन कैंडिडेट्स ने भी बहुत पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और वो आज के तारीख में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल माइक्रो एनालिसिस करके, हमारे एक मित्र ने अभी एक मैसेज ही भेजा है, शायद उन्होंने यूट्यूब पे भी लिखा होगा कि वेरी लॉन्ग बट वेरी डिटेल्ड माइक्रो एनालिसिस। तो हमने आपको वो 25-27 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बता भी रखी हैं कि उन पर उनके जो कैंडिडेट जो हैं वो ये हैं, अब वो बहुत हमसे लड़ रहे हैं। बाद में केंद्रीय लीडरशिप ने काफी मेहनत किया है। राहुल गांधी ने की रैली की है, प्रियंका ने रैली किया है, दीपिंदर हुडा आए हैं और कई लोग आए हैं और टीवी वगैरह पर प्रचार इन्होंने खूब किया है। तो ये तो रहा रैलियों का, जो मैंने आपको एक बताया कि जो रैलियां जो इन्होंने की है उनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो कैंपेन जो रहा है उसके बारे में जी मैंने आपको बताया। अब हम हर एक पार्टी के ऊपर अगर आ जाएं, तो सबसे पहले हम अरविंद की और हर एक पार्टी की क्या संभावना है उसके ऊपर आ जाए। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है, वो पार्टी देखिए, उसका एक अपना स्टेबल वोट बैंक है, इसके बारे में कहीं पर कोई ये नहीं है। और उसका स्टेबल वोट बैंक विधानसभा चुनाव में नहीं दिखता है, उसका स्टेबल वोट बैंक लोकसभा चुनाव में दिखता है। ठीक है, और वो स्टेबल वोट बैंक उसके पास है। उनको वोट विधानसभा चुनाव में उनके पास बनियाओं और पंजाबियों का वोट ट्रांसफर होकर के आता है। ये इस पर मैंने लगातार जोर डाला है। इसके पहले जो मैंने 20 एपिसोड किए हैं, सब जगह मैंने इस बात को रखा है कि बीजेपी के का जो लोकसभा में वोट चंक जो है, वो पंजाबी और बनिया, वैश्य और पंजाबी वोट वहां से शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी को आता है, जिससे कि आम आदमी पार्टी जीत जाती है। वैश्य और पंजाबियों की 34 सीट दिल्ली में है, हमने उस पर एक अलग से एपिसोड भी किया था। उस 34 सीट में भाजपा एक सीट जीतती है। तो ये भाजपा की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और मैंने जो बार बार कहा है कि हाउ इज बीजेपी एबल टू रिटेन पंजाबी बनिया वोट्स, ये देखने वाली बात है। आज के अपने हमने अखबार में जो हमारा सोमवार को एक कॉलम आता है, उस कॉलम में भी जी मैंने ये बात कहा है कि बीजेपी इस चुनाव को तभी जीत सकती है कि अगर वो पंजाबियों और वैष्णव और वैश्यों के वोट को रिटेन कर पाए। अगर उनको नहीं रोक पाएगी अपने पास, तो फिर ये चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती। जी अब इसके लिए तो अरविंद केजरीवाल को और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है। उस पर उन्होंने एक डिसीजन ये लिया कि 20 लोकल एमएलए को उन्होंने चेंज कर दिया है, 20 सिटिंग एमएलए को चेंज कर दिया है और लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की कोशिश की है। लेकिन तो वो जो लोकल लेवल का एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के पार्टी के खिलाफ है, वो तो न्यूट्रलाइज हो सकता है नए कैंडिडेट्स के साथ, और खास करके जो नीचे के तबके के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, उनके बीच में।
लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ एक दूसरे तरह का भी एंटी इनकम्बेंसी है, वो है मिडिल क्लास का एंटी इनकम्बेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो उत्थान हुआ है, जो राजनीति में वो आए हैं, वो मिडिल क्लास का उसमें एक बड़ा रोल रहा है, और जी मिडिल क्लास बिल्कुल। का ही एक आंदोलन था जिससे अरविंद केजरीवाल उठ करके आए थे, और पिछले 2 हम्म। चुनाव में मिडिल क्लास ने इनको वोट दिया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। दिल्ली का बजट आया है, दिल्ली के बजट में जो टैक्स में छूटें दी गई हैं, उन टैक्स के छूटों के द्वारा मिडिल क्लास वोट को अपने तरफ लाने की कोशिश की गई है। कहने की आवश्यकता नहीं कि दिल्ली में बहुत सारी सीटें जो है सो मिडिल क्लास के द्वारा, मिडिल क्लास वोट से प्रभावित सीटें होती हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल को अगर किसी वोट बैंक के टूटने का डर है, तो वो डर है कि मिडिल क्लास। लेकिन इशू ये आता है कि मिडिल क्लास का जो वोट है, मिडिल क्लास का वोट जो होता है, वो जात धर्म वगैरह से ऊपर उठ करके होता है। तो ये मिडिल क्लास का वोट किसको ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, किस हालात में ट्रांसफर होता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। और अब हम आ जाए कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें। हमने बहुत डिटेल में उनके बारे में पिछले एपिसोड्स में बात किया है। तो कांग्रेस पार्टी का जो जो अपने जो उनके ओल्ड हॉर्सेस हैं, या जो अच्छे पॉलिटिकल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने इस चुनाव को अपने अपने क्षेत्र में खड़ा कर दिया है, और करीब 25-27 सीटों पे वो चुनाव में दिख रहे हैं। जैसे मैंने आज भी कहा कि आज मैं पीतमपुरा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मैं साउथ दिल्ली गया, और वहां पर मैंने रास्ते में उनके प्रचार को देखा भी। मतलब उनके, और जो 5 बजे जब प्रचार बंद हो गया, उसके बाद जो एक समागम होता है वर्कर्स का और डिस्कशंस होती है, वो भी मैंने 1-2 जगह उनके देखी, और बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई, ये मैंने एक बार अपने ड्राइवर से पूछा भी कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता है या कोई और कार्यकर्ता है, तो वो बताया, तो वो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता। तो तो अमित जी, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में लड़ रही है और चुनाव में खड़ी है। अब बात आती है कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। जो एक बात जो आती है कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे, देखिए, ये तो हमने जैसे पहले भी कहा है, और सीआरडीजे का ये वसूल रहा है कि हम कोई सीटों की बात नहीं करते, और हम, हमारा ये मानना होता है जब ट्रेंड्स चलती हैं, ट्रेंड्स, तो फिर सीटें गौण हो जाती। फिर तो वो देखिए, सीट का महत्व कहाँ है, जहाँ 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर। लेकिन जब सीटें, जैसे कि हमने लोकसभा चुनाव के टाइम में कहा था कि इंडिया की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की सीटें घटेंगी, लेकिन इतनी नहीं घटेंगी कि सरकार ना बन सके। वैसा ही हुआ। जी हम लोगों ने हरियाणा में भी कहा था कि लोग कांग्रेस को स्वीप करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी चुनाव में खड़ी है, लड़ रही है, सत्ता में आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वही हुआ। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। तो लेकिन भगवान ना करे, मैं किसी क्या कहते हैं, किसी घमंड के साथ ये बातें नहीं कर रहा। ये हमारा जो एक साइंटिफिक तरीका है चीजों को एनालाइज करने का, और हम सीटों की सट्टेबाजी, या हम ओपिनियन पोल और ये एग्जिट पोल के हम धंधे में भी नहीं है। तो जी। मैं, जो हमारे जो एक ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है चुनाव की, उसमें मेरा ये मानना है कि बीजेपी को इस चुनाव को जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसको वोटिंग डे पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्योंकि जो इश्यूज हैं, करप्शन वगैरह के जो इशू थे, वो बहुत इशू नहीं बन पाए। वो मिडिल क्लास के बीच में इश्यूज बने होंगे, जरूर बने होंगे मिडिल क्लास के बीच में, और मिडिल क्लास के बीच में इश्यूज जरूर बने होंगे। और मिडिल क्लास को जो एक टैक्स रिलीफ वगैरह मिला है, वो बीजेपी के सपोर्ट में जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो बिल्कुल को जो के कैंपेन को अगर जो न्यूट्रलाइज करना है, तो वो जो उनके वोटर अच्छे तादाद में निकल के आते हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी, माइनॉरिटी वगैरह से जो निकल करके आते हैं, तो वहां पर बीजेपी को ये इंश्योर करना है, और कांग्रेस के रोल को डिस्काउंट कर देगी। बीजेपी इस भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकती कि कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छा करेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। हो सकता है कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा करे तो आपके भी वोट काट ले। ये कहीं जी लिखा हुआ थोड़ी है कि कैंडिडेट सिर्फ
उनका ही वोट काटेगा, आम आदमी पार्टी का वोट काटेगा। तो हम उसको डिस्काउंट करते हुए बीजेपी को अपने दमखम पे अगर ये चुनाव जीतना है, तो मेरा बिल्कुल एक सीधा सा फॉर्मूला है, उसको 70% से ऊपर पोलिंग करवानी पड़ेगी दिल्ली। अगर 70% के नीचे पोलिंग रही तो बीजेपी के लिए फिर बाकी फैक्टर्स उसको अगर मदद करेंगे तब वो चुनाव जीत पाएंगे। बाकी फैक्टर्स ये कि कांग्रेस पार्टी का रोल, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाती है, क्या त्रिशंकु सरकार बनती है, और इस तरह के फैक्टर। बीजेपी को अगर कहते हैं ना अपने दमखम पे जी अगर ये चुनाव जीतना है, तो आज जो आप लोग हम लोग जो कह रहे हैं, जो बात रख रहे हैं आपके सामने, कि बीजेपी को अगर मेजॉरिटी लानी है दिल्ली में, 27 साल के वनवास के बाद वापस आना है, सत्ता में आना है, डबल इंजन की सरकार बनानी है, तो बीजेपी को 70% से ऊपर पोलिंग दिल्ली में करानी पड़ेगी। जी मतलब टोटल वोटर वैल्यू का करीब करीब इनको 35% वोट लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये दिल्ली के चुनाव को बेहिचक जीत पाएंगे, वरना फिर टूट फूट गठजोड़ वगैरह यही चलेगा। और जी अगर उसके ऊपर लगे तो जरूर चुनाव को निकाल ले जाएंगे, बड़े आराम से निकाल कर लेते जाएंगे। लेकिन वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और लोग कहते हैं कि असंभव है, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर किला फतेह करना है तो असंभव को संभव करना पड़ेगा। जी तो असंभव का संधान बस करना ही पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल जो इस चुनाव का जो इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो वोटिंग परसेंटेज होगा। डिसाइडिंग फैक्टर कितनी ज्यादा वोटिंग हुई और कौन अपने वोटर्स को ज्यादा वोटिंग करा पाया, जी यही इसका मेन फैक्टर है। जी लेकिन जैसा आप खुद कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि काफी मुश्किल काम है ये, और जो इससे पहले दिल्ली में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो पैटर्न रहा है, ये देखा गया कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन रहता है। और अगर वीकेंड्स में चुनाव पड़ते थे तो आमतौर पर लोग छुट्टियां मनाने बाहर चले जाते थे। हालांकि इस बार बिल्कुल वीकडेज में, सप्ताह के बिल्कुल बीच में चुनाव रखा गया है, मतलब मतदान रखा गया है। तो इसे कैसे देखते हैं सर आप? ये इलेक्शन कमीशन की कोशिश है, इलेक्शन कमीशन की कोशिश है, पॉलिटिकल पार्टीज ने रिप्रेजेंटेशन किया होगा कि आप चुनाव सप्ताह के बीच में रखिए, कोई कारण नहीं कि वीकेंड पे कीजिए चुनाव को, सप्ताह के बीच में रखिए, और सरकार तो उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर ही देती है। तो जी फिर लोग अपना बाहर आए, मतदान करें, और मतदान होना चाहिए। मतदान जितना ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, डेमोक्रेसी उतनी मजबूत होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जी जी जी, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि मतदान कितना हो रहा है, बीजेपी कितने लोगों को अपने घर से निकाल करके बूथ तक ला पा रही है। सर, जो कैडर है बीजेपी का आपको दिल्ली में, वो कैसा दिखता है? आपको लगता है कि इस चुनौती को ठीक से संभाल लेगा? देखिए, अब तो ये तो उनका मोदी जी का उनके साथ संवाद हो गया, उन्होंने उनको गुरमंत्र दे दिया और उनको बता दिया कि क्या करना है, उनके सारे बड़े बड़े नेता लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। उसके बाद भी अगर कैडर कुछ ना करे तो फिर क्या, फिर अरविंद केजरीवाल की खुशकिस्मती। जी, चलिए, ये एक तरह से आपकी फाइनल लाइन है। अगर हम कहें फाइनल फाइनल के पहले, तो मतदान परसेंटेज का हम सबको इंतजार रहेगा, और उस पर डिपेंड करेगा चुनाव किधर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। और जो फाइनल वर्डिक्ट आपने दिया है, अब हमें इंतजार रहेगा कि चुनाव के दिन, मतदान के दिन लोग कितना घरों से निकलते हैं, और परसेंटेज ऑफ वोटिंग क्या रहती है। सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डीपीएल की जो 2020 सीरीज थी, हम लोगों ने भी इसके 20-20 एपिसोड्स किए, बल्कि कुछ हम कहें कि स्लॉग 21 ओवरों में 1-2 एपिसोड हो गया, एपिसोड ज्यादा ही हम लोगों ने एपिसोड। किए। जी, जी तो ये वाकई 2020 स्टाइल से हम लोगों ने भी इसे खेला है। और अब फाइनल घड़ी नजदीक आ गई है, तो बस हम इंतजार करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, और आपने इस पूरे चुनाव का इतने विस्तार से आकलन किया है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले जो तमाम एपिसोड्स हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि आपने एक एक सीट का ब्यौरेवार विवरण दिया है।
दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। इस पूरे सीरीज में आपने जिस तरह का प्यार दिया है, जिस तरह का स्नेह दिया है, वो बनाए रखिए और कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आप जो सुझाव देते हैं उन्हें हम इनकॉर्पोरेट कर सके अपने प्रोग्राम में। सर आज यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।